है तो हमें उस हिसाब से चलना चाहिए। तो आज मैंने आप लोग से एक बहुत अच्छी सी चीज़ें बातें करी कि किन बीमारियों में पानी कम पीना चाहिए, किन बीमारियों में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, और पानी कब पीना चाहिए, मतलब अधिकतर प्रातःकाल या सनराइज से सनसेट के बीच में पानी पीना है, और साथ में पानी को पीने में कितना समय लगता है ये भी मैंने बताया। और पानी को एज ए मेडिसिन जो है सप्तपित कषाय कल्पना जो हमारे हरि जी ने बताई है वो भी मैंने आपको बताई। और क्यों मैं देख देख कर बताती हूँ कि कहीं कोई एक गलती न रह जाए। होता क्या है कि यूट्यूब का सेशन हो या फेसबुक का सेशन हो, कोई पर भी अगर कोई एक इन्फॉर्मेशन गलत चली जाती फिर बाद उस पर कोई क्रॉस चीज़ें डालिए, हो सकता है सामने वाले नहीं देखा तो गलत फॉलो कर सकता है। तो इसीलिए जब कभी भी आप लोग देते हो ना, मुझे कुछ इस तरह का डेटा बताना होता है, मैं प्रॉपरली देखती हूँ और फिर उस चीज़ को आप लोग को बताती हूँ कि कुछ भी गलत नहीं जाए। आप लोग को मैंने शुरू से बोला है कि हमेशा ऑथेंटिक चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी, मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगी। हालांकि आज मैंने एक चीज़ नहीं किया कि श्लोक का रेफरेंस भी बता देती कि कहाँ का था, मोस्ट प्रॉब्ली भाव प्रकाश का है, लेकिन तब पर भी नेक्स्ट टाइम मैं आपको याद करके बता दूँगी कि रेफरेंस कहाँ का है। ठीक है, तो आपको कोई भी बातें ऐसे नहीं बताई जाएंगी जो ऐसी रहेंगे कि बस ऐसे कहीं पढ़ लिया था, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आया था या किसी इसी तरह के ग्रुप में आए हुए, तो उस तरह की कोई चीज़ मैं आप लोग से शेयर नहीं करूँगी। ये तो हमने बात करी अपने आयुर्वेद की। थोड़ी सी बात करती हूँ मैं नेचुरोपैथी की। नेचुरोपैथी मैंने आपको शुरू से कहा होगा कि नेचुरोपैथी की एक ब्यूटी है कि आप सामने वाले के इंसान को देख करके बता सकते हो कि उसको कौन सी बीमारियाँ हैं। या शुरू में जैसे मैं खुद करती थी, जब मैंने नई नई नेचुरोपैथी किया था तो मैं अपने पेशेंट को टच करके भी बता देती थी कि आपकी बॉडी के इस पार्ट में तकलीफ है। ठीक है, तो नेचुरोपैथी में लुइस कुनेजे ने फेशियल एक्सप्रेशन की बुक दे रखी है, फेशियल डायग्नोसिस एक्चुअली। तो वहाँ पर उन्होंने चीज़ें बताई हैं कि अगर आपके सामने के पार्ट में मतलब उभार ज़्यादा है, ज़्यादा फैट जमा है, तब की क्या कंडीशन होगी, पीछे के पार्ट में अगर फैट ज़्यादा जमा है तब की क्या कंडीशन होगी, और बैक में अगर जमा है तो फिर किस तरह की बीमारियाँ होंगी। जो आगे अगर फैट जमा होता है तो वो ईजिली क्योरेबल में आती हैं, लेकिन जो बैक साइड में अगर फैट जमा होता है तो वो इनक्योरेबल बीमारियों में आती हैं। ठीक है, तो वहीं से कुछ चीज़ों को बताना था, तो मैंने तो सोचा था आज बताऊंगी आप लोग को। तो कुछ चीज़ें हेल्दी रहने के लिए हर इंसान चाहता है कि भाई काम वो लंबे समय तक कर सके, बिना थके कर सके, और थोड़ा सा भी आराम कर ले तो उसको फिर से रिफ़्रेश हो जाए, फिर से अच्छी तरीके से काम कर सके। तो हेल्दी रहने के ये सब बहुत सारी डिफिनेशंस हैं, वो आप लोग को सबको अच्छी तरीके से पता है कि सुबह जब आप उठिए तब अच्छी नींद में मतलब अच्छी हालत में उठिए। ये नहीं कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, जैसे मैंने पेशेंट से क्वेश्चन पूछे हैं सो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं ना, सुबह सोकर उठते हैं और रात से ज़्यादा थके होते हैं। तो आयुर्वेद का कंसेप्ट होता है कि हमारे उसमें और ज़्यादा आम है, तो रात में सोने से वो आम और बढ़ गया, इसलिए सुबह उठेंगे तो और भी आलस के साथ और भी थके हुए से उठते हैं। और ऐसा नहीं है, आप कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा मैंने कई सारे पेशेंट्स को पूछा है और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने ये बात मुझे बताई है कि सच में उनके साथ ऐसा रहा कि जब वो सुबह सोकर उठते हैं तो बहुत ही थके थके से रहते हैं और या पहले से ज़्यादा थकी हालत में उठते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हर किसी को लगभग पता होती हैं कि आपको नींद अच्छी आनी चाहिए, आप अपना काम दाम अच्छे से कर सकें, आप जहाँ पर इन्वॉल्व है आपका मन वहाँ पर बहुत अच्छे से रखनी चाहिए, और आपका चाहे मल है, चाहे आपका मूत्र है, चाहे अपान वायु है, इसमें कोई दुर्गंध नहीं होना चाहिए। अगर आपके मल मूत्र या अपान वायु में कोई दुर्गंध है तो इसका मतलब ही आप हेल्दी नहीं है। अपने चिकित्सक के पास जाइए, आपको कोई भी तकलीफ है, जैसे यूरिन की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, मैं छोटी छोटी कुछ चीज़ें कॉमन ज़रूर बात कर रही हूँ जिसको आप लोग बहुत ईजिली अपने अंदर नोट कर सकते हो। जैसे अगर यूरिन बहुत ज़्यादा आप जा रहे हो, रात में ज़्यादा जा रहे हो, आज की डेट में आप हर कोई सोचता ना डायबिटीज़ है, नहीं, जिनको आम बहुत ज़्यादा अंदर होता है उनके साथ भी इस तरह की तकलीफ होती है, और डायबिटीज़ जो होने का या मधुमेह होने का उनको बाद में चांस है। लेकिन अगर अभी भी आपको रात में कई बार यूरिनेशन की आदत है तो अपने चिकित्सक के पास संपर्क करिए। दिन में भी ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रहे, पानी जैसे पी रहे, बार बार भाग रहे हो, कभी लग कर पेशाब आ रही है, कभी जोर लगाना पड़ रहा है, इस तरह की भी कोई तकलीफ हो रही, कोई भी जो नेचुरल एलर्जीज होते हैं नेचुरली होने चाहिए, उसमें कोई ताकत नहीं लगनी चाहिए, तो भी तकलीफ है आप अपने चिकित्सक के पास जाइए। उसी तरीके से स्टूल के साथ अगर चाहे हार्ड स्टूल हो रहा है, बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा है, बहुत पानी जैसा हो रहा है, बहुत बिखरा हो रहा है, बहुत स्मेल है, उसमें कोई आँव जैसे लक्षण है, स्टिकी स्टूल है, कुछ भी इस तरह के लक्षण है तो अपने चिकित्सक के पास जाइए। अगर मेडिसिन की आपको ज़रूरत होगी तो मेडिसिन देंगे, दवा देंगे, और अगर आपके खान पान में जो परहेज की ज़रूरत होगी वो भी बताएंगे, और साथ में आपकी काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि जो हमारा डाइजेशन होता है ना वो हमारे थॉट प्रोसेस से भी बहुत रिलेटेड होता है। तो हमारे थॉट प्रोसेस को भी मतलब क्योर करना या ठीक कर रखना वो भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है। हमारा चिकित्सक जो होता है सिर्फ एक गाइड की भूमिका अदा करता है, तो गाइड की भूमिका बहुत बड़ी चीज़ होती है। गाइड को ही तो गुरु बोलते हैं ना, गुरु गोविंदो खड़े काको लागो पाए गुरु बलिहारी गुरु, आपने गोविंदियो बताया, ये जो शब्द है एक्चुअली परमात्मा आ करके किसी को कुछ नहीं बताता, परमात्मा हर इंसान को मतलब हर इंसान के लिए हर इंसान को माध्यम
बनाता है। हमारे लिए कोई और माध्यम बनेगा, आपके लिए कोई और माध्यम बनेगा। तो इसलिए अपने चिकित्सक के पास ज़रूर विजिट करिए। मैंने हमेशा कहा है सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। यूट्यूब पर मैं बहुत सारे वीडियोस डाले हैं कि इस बीमारी में ये दवा खानी है, उस बीमारी में ये दवा खानी है, और मैंने तो बहुत थोड़े वीडियो डाले हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, लेकिन उनको देख करके सेल्फ मेडिकेशंस नहीं करने हैं। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। और ये जो बार बार होता है ना चिकित्सक बदलने वाली आदत, ये काम मत करिए। ये आपके अवर्सत्व को दर्शाती है, आपकी बीमारी को इनक्योरेबल बना देती है। क्योंकि कभी आप इनके पास जाएंगे, 2-4 दिन में आराम नहीं है, उनके पास जाएंगे, थोड़ा सा ठहराव सीखिए। किसी भी चिकित्सक के पास जा रहे हैं, हाँ चिकित्सक को जज करने की आपकी ड्यूटी होती है भाई, शस्त्रम शास्त्रम शल्यम पात्रा प्रेक्षणिक तरह ये चीज़ भी होता है, क्योंकि आप अपना पैसा दे रहे हो। आपको लगता है ना कि मैं अपना पैसा दे रहा, मैं बेहतरीन चिकित्सक के पास जाने का अधिकारी हूँ। हाँ आप अधिकारी हैं, लेकिन बार बार चिकित्सक अगर आप बदलते हैं तो आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। वो हमारे आयुर्वेद में गदोद्वेग बोलते हैं। तो इस तरह के मरीज़ को ट्रीट करना वाकई मुश्किल होता है, क्योंकि पहले आप बात समझिए। और एक आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा शब्द कहा गया है जो शुरुआत में कम समझ में आता है, बट अब मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। भिषक वस्यो मीन्स पेशेंट को जो होता है चिकित्सक की बात को समझना चाहिए और फॉलो करना चाहिए एज इट इज़। अभी मैंने एक पेशेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि मैंने कहा जैसा मैंने बोला यू शुड फॉलो एज इट इज़। अपना ब्रेन ज़्यादा अप्लाई मत करो, जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिसका जो फील्ड है ना उसका जिसका काम उसी को साझे। आप क्या कर रहे हो, अपना ब्रेन अप्लाई कर रहे हो, उसमें तरह तरह की बुद्धि लगा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो तो आपको डाइजेस्ट हो जाता है। और मैंने अनुपान में उसको बोला कि मिल्क लेना है तो आपको वो चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह की जब बुद्धि लगाते हैं, मैं क्यों कर रही हूँ ओपन प्लेटफॉर्म से, शायद वो पेशेंट सुने तो उसको समझ में आए। हालांकि मैंने उसको इतना नहीं बोला था, मैंने बस उसको इतना बोला कि यू शुड फॉलो एज इट इज़। तो प्लीज़ अपनी बुद्धि बहुत ज़्यादा मत लगाइए, क्योंकि आप लोग दुनिया भर के सारे कार्यक्रम करते रहते हैं। आप लोग मतलब हर इंसान की मैं बात करें, आप लोग मतलब हम भी होता है कि बाहर में हम लोग दुनिया भर के कचरा खाते हैं, दुनिया भर के माहौल में रहते हैं, तब वो नहीं करते हैं। और जहाँ पर दवा खाने की बात आती है, खास करके आयुर्वेद की दवाएं, वहाँ पर सारी बुद्धि अप्लाई करना शुरू करते हैं। एलोपैथी में जब आप जाते हो तो आप किसी डॉक्टर से नहीं पूछते कि इस एंटीबायोटिक का क्या साइड इफेक्ट है, ये जो मैं बीपी के मेडिसिन ले रहा हूँ, मैं डायबिटीज़ के मेडिसिन ले रहा हूँ, उनके क्या क्या साइड इफेक्ट है। वहाँ कुछ नहीं बोलते हो। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वहाँ आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना। एक आयुर्वेद का चिकित्सक आपको जब कोई मेडिसिन दे रहा है तो इसलिए नहीं दे रहा कि आप नहीं ठीक होंगे, ठीक है, या आपको बहुत ठीक होने में टाइम लगाना है इसलिए दे रहा है। तो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण करें। जिस चिकित्सक के अंदर विश्वास हो, श्रद्धा, उसी के पास जाइए। मैं ये नहीं करूँ किसी के पास भी चले जाइए, लेकिन प्लीज़ इस बात को फॉलो करें। तो भिषक वश से जो कहा जाता है तो उस बात का ख्याल रखिए। और देखो इसी की वजह से एक बात और बताना चाहती थी, दिमाग से उतर सी गई। तो इस बात का ख्याल रखना है, और साथ में इस बात का और ज़्यादा ख्याल रखना है कि अपना जो भी चीज़ है, जैसे स्वेट है, स्वेट के अंदर भी स्मेल नहीं आना चाहिए। तो अगर स्वेट में आपके पसीने में स्मेल आ रही है तो भी अपने चिकित्सक के पास जाने की ज़रूरत है। आपको अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि पसीने में अगर बदबू आ रही है तो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से स्वेट जो होता है मेद धातु का मल होता है। तो मेद की ये जो पाचन है, उस पाचन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकृति अवश्य है, जिसकी वजह से इस तरह की तकलीफ हो रही है। तो इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है। और मैं आप लोग को कुछ और वैसी चीज़ें बताना चाहती थी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हालांकि मेजॉरिटी लोग को पता है, बट मैं रिकॉल इसीलिए कराती हूँ। अभी देखो आज टाइम बहुत बीतता जा रहा है, चलो कुछ ही चीज़ बता कर ख़त्म करूँगी। तो उसमें अगर है, जैसे हर किसी को पता है गहरी नींद नहीं आना। जैसे कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं रात भर सोता रहता हूँ तो मुझे सपने आते रहते हैं, या साउंड स्लीप नहीं होता है, बहुत खटके से नींद टूट जाती है। तो वो भी मतलब इंडिकेट करती है आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई तकलीफ है। अपने डॉक्टर के पास जाइए। एग्जैक्ट वजह नहीं बता सकते, बहुत सारी वजहें हो सकती है जिसकी वजह से आपको साउंड स्लीप नहीं आती है, ठीक है। मल वगैरह का मैंने सारी चीज़ें बता दी। अगर किसी को भूख कम लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, तो इस तरह की तकलीफ है तो वो भी है। वक्त बेवक्त भूख का समय नहीं है लगने का, तो भी है। अगर भूख ज़्यादा लग रही है ना तो वो भी तकलीफ, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा भूख लगना भी अतिशय, बोलते हैं ना, अति क्या भला न बरसना, अति की भली न चूक। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मतलब एक्सेस कोई भी चीज़ होती है, हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं उसको अति योग मिथ्या योग। कोई भी चीज़ अगर मिथ्या हो रही है मतलब गलत हो रही है, अति हो रही है, कम हो रहा है, हर हालत में कंडीशन है, देयर शुड बी इक्विलिब्रियम। तो वो भी चीज़ है। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आपको आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी परेशानी की बात है। तो इस बात का ख्याल रखिए। अगर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो प्लीज़ कंसल्ट योर फिजिशियन, अपने चिकित्सक के पास जाइए। वो आपको कुछ दवाओं की ज़रूरत हो, कुछ दवाएं देंगे, आपके डाइट लाइफस्टाइल दोनों में चेंजेस करेंगे। जिन लोग को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, दे आर ऑल्सो डिसीज। बहुत चिड़चिड़ा आप करते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन आपके अंदर है,
बहुत ज़्यादा आलस्य रहता है, किसी भी काम में अगर आपको मन नहीं लगता है, और कोई भी अगर नशे वाली चीज़ें खाते हैं देन यू आर ऑल्सो नॉट हेल्दी। अगर इसी बात से नशे वाली चीज़ से एक बात और याद आ गई, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाने का शौक़ होता है तो वहाँ पर भी वो डिजीज़ होते हैं, क्योंकि उनको नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, उनमें कोई फ्लेवर नहीं आता है। तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा बघार करके, बहुत ज़्यादा कहते हैं गार्निशिंग करके, बहुत बढ़िया से फ्राई करके देने की ज़रूरत पड़ती है कि बहुत ज़्यादा टेक्सचर वक्चर सब सारा फ्लेवर देखेंगे तब वो खाएंगे, इट मीन्स दे आर डिसीज्ड। तो इस बात का ख्याल रखें। इसी बात से एक बात और याद आ गई, तो मैं आपको बता दूं, आपके फेस पर देयर शुड बी या बॉडी पर देयर शुड बी नॉर्मल ग्लो। अगर आपके फेस पर एक्सेस ग्लो है तो वो भी बीमारी का साइन होता है। और मैंने एक दो लोगों, कुछ ऐसे लोग को देखा है जिनके फेस पर बहुत ज़्यादा ग्लो रहा है और वो खुश होते रहे, तो बहुत ज़्यादा ग्लो होना भी फेस पर ठीक नहीं होता है, या आपकी बॉडी पर भी। देयर शुड बी इक्विलिब्रियम इन ईच एंड एवरी कंडीशन। अगर चेहरे पर फोड़े फुंसियाँ आ रहे हैं या कोई दाग वगैरह हो रहा है तो वो भी नहीं ठीक है, वो हर कोई जानता है। सिर दर्द वगैरह बना रहा, अब मान लें आपने जर्नी किया, सुबह से भूखे प्यासे हो, बहुत ज़्यादा धूप में चल कर आए, तब सर दर्द हो, मतलब कोई वजह है तो ठीक है। ये कुछ लोग होते हैं ना कि उनको हमेशा एक सर दर्द बना ही बना रहता है, तो वो भी डिसीज्ड कंडीशन है। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं रहता, चाहे हाई रहे चाहे लो रहे, तो वो भी पक्का सी बात है। और हमेशा अगर आप स्ट्रेस्ड रहते हो, हमेशा एक कोई ना कोई मानसिक तनाव आपके अंदर बना हुआ है, तो वो भी आप वो है। मतलब ये होता है ना कि हल्का फुल्का चिंता करना, हर वक्त का रोना भी कोई रोना होता है। तो कुछ लोग रहते हैं ना हर वक्त रोते रहते हैं। अरे भाई, रोने के लिए कुछ वक्त होता है, परेशान होइए, रो लीजिए, और रोने के बाद में पूरा आंसुओं से आपकी सारी चीज़ें धुल जाए, दैट इज़ बेटर। लेकिन एक हमेशा परेशान है, हमेशा बुझे बुझे से आंखें हैं, तो पता है बहुत निस्तेज पड़ी हुई हैं, सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव टेंडेंसी है, तो वो भी बीमारी की वजह है, या बीमार हो आप, ये बताता है। तो इसी तरीके से लुईस कोनी जी ने और भी चीज़ें बताई हैं। टाइम नहीं है, चूँकि एक दो क्वेरी हैं वो सॉल्व करनी है, इस वजह से मैंने उस चीज़ को नहीं बताया। अदरवाइज़ मैंने प्लान आज वही करके रखा था कि लुईस कोनी जी ने क्या बताया कि आगे अगर आपके फ्रंट में फैट है या बैक में फैट है या आपके साइड में फैट है तो आपको किस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। और मैं प्रॉपर लुईस कोनी जी की बुक से बताऊँगी। अभी तो मैंने किसी साइड बुक को रखा था, हालांकि उन्होंने बेस उसी को रखा था, बट मैं आपको प्रॉपर लुईस कोनी की बुक से बताऊँगी, भी मुझे याद आ गया। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती ना, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूज़न, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, तो रियलिटी में ये चीज़ होता है। तो जैसे मैंने आपको वाटर का बताया, तो उसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ आप वो वाला पानी अपना यूट्यूब पर भी मैं सेशन डाल दूँगी, तो बाद में सुन करके उस हिसाब से करिएगा, ठीक है। अब यहीं पर क्वेश्चन लोगों ने पूछा हुआ था कि मैम डार्क सर्कल के केस में कोई लेप बताएं। तो हालांकि मैंने डार्क सर्कल का आपको पहले ही बताया था कि जो लीवर की प्रॉब्लम रहेगी तो लोगों को डार्क सर्कल रहेगा, लेट नाइट जागने वगैरह, इस तरह के स्क्रीन वर्क ज़्यादा है, तो ये सारी वजह मैंने आपको पिछली बार बता दिया था। आइज़ की कोई भी प्रॉब्लम होती है या डार्क सर्कल भी है, तो वहाँ पर आपके लिए मैं बहुत अच्छा योग बता रही हूँ। हालांकि अपने चिकित्सक के पास ज़रूर जाना है, क्योंकि अपनी पाचन विकृति को ज़रूर ठीक कराना है, वो बहुत प्राइमरी कॉज है। उसके अलावा आप सप्तामृत लौह ले सकते हैं, हालांकि अपने चिकित्सक को एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, बहुत सेफर मेडिसिन है। तब पर भी मैं यही करती हूँ कि सप्तामृत लौह लेना। तो सप्तामृत लौह में 7 चीज़ें हैं, उसमें त्रिफला है, उसमें मुलेठी है, उसमें लौह भस्म है, ठीक है। और साथ में क्या करना होता है, आधा से 1 ग्राम लेकर के उसमें मधु आधा, और मधु का जितना मान लीजिए 5 ग्राम आपने मधु डाला तो 10 ग्राम घी डाल करके उसको बढ़िया से चाटन करना होता है, और चाटन करने के बाद में दूध का सेवन करना होता है। तो सप्तामृत लौह मधु और घृत मिला करके वो साथ बनता है, और अनुपान उसका दूध है, तो उसके साथ लेंगे। लेकिन शर्त वही है, अगर आपकी अग्नि मतलब अच्छी नहीं है तो वो भी पचाने में प्रॉब्लम देगा। तो सप्तामृत लौह का सेवन करते हैं, वो आइज डिसीज़ के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। और आप ये चाहते हो कि डार्क सर्कल्स मेरे कम हो जाएं, तो आप 2-3 चीज़ों के मैं चूर्ण बता रही हूँ, आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब उनसे सिद्ध घृत बनाना है आपको, तो वो बना लीजिएगा। तो यष्टि मधु जो है, यष्टि मधु सिद्ध घृत मार्केट में आता भी है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो यष्टि मधु जो होती है हमारी संधानी होती है, तो हमारी सेल्स को एक तरीके से कह दो सोचने समझने की क्षमता देती है, एक सेल से दूसरे सेल का जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, उस चीज़ को बनाती है। तो आप यष्टि मधु सिद्ध घृत लगा सकते हैं। आप अर्जुन घृत जो होता है वो भी अपनी आंखों के नीचे अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जो अभया होती है, हरित की जो होती है, वो भी आइज डिसीज़ में बहुत अच्छा काम करती है। तो आप अभया का घृत बना सकते हो, अभया घृत या मार्केट में अवेलेबल होगा तो वो ले सकते हैं, आप वो अप्लाई कर सकते हो। तो अभया यूज कर सकते हैं। साथ में अमृता ले सकते हैं, अमृता जो हमारी गुड़ची जी हैं, गुड़ची से घृत बना सकते हैं। तो अमृता घृत भी लगाएंगे तो बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि रस धातु पर बहुत बढ़िया काम करता है, और रक्त धातु पर हमारी अमृता बहुत बढ़िया काम करती है। तो यहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे तो उससे भी बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। उसी तरीके से आप अर्जुन सिद्ध घृत भी लगा सकते हो। तो आप अर्जुन सिद्ध घृत भी लगा सकते हो, क्योंकि हमारे चरक में उसको बहुत सारी जगह दे रखा है, आप करके देखिएगा। और मंजिष्ठा भी लगा सकते हैं। तो आप कोशिश करिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं
हैं कि अभया और साथ में यष्टि मधु और मंजिष्ठा का आप घृत सिद्ध कर लीजिए या बना लीजिए सिंपल तरीके से। हमारे यहाँ जो तरीका है, हालांकि जो नॉर्मल घृत बनते हैं उसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं, बट आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई भी, जैसे मान लो यष्टि मधु है जिसको मुलेठी कहते हैं, तो यष्टि मधु ले लिया हमने, अर्जुन ले लिया हमने, मंजिष्ठा ले लिया, इसका काढ़ा बना लिया और काढ़ा बनाने के बाद में फिर इसमें घृत डाला, घृत डाल करके सिद्ध कर लिया। तो इस घृत को अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ में आए, अकेले यष्टि मधु का घृत यूज कर सकते हो, अकेले अभया का घृत यूज कर सकते हो, अकेले मंजिष्ठा का घृत यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और डिपेंड ऑन द प्रकृति के हिसाब से आप पेशेंट को प्रकृति देख लीजिएगा, पेशेंट की ज़रूरत को देख लीजिएगा, उस तरीके से इस्तेमाल करिएगा। अदरवाइज़ हो सकता है कि मैं आपको एक वीडियो बना कर डालने वाली हूँ कि तेल कल्पना या घृत कल्पना कैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग की क्वेरी रहती है। तो मैं प्रॉपर शारंगर से आप लोग को शेयर करूंगी, किसी और बुक से भी हो सकता है शेयर करने की जरूरत पड़ी तो करूंगी। पिछले हफ्ते मैंने सोचा था बट टाइम नहीं मिल पाया तो इसलिए नहीं शेयर कर पाई थी। तो इस हफ्ते मैं आप लोग को इस बात को भी शेयर कर दूंगी कि घृत कल्पनाएँ कैसे बनाएंगे। तो इस चीज़ को बनाइएगा, अप्लाई करिएगा। तो एक क्वेश्चन तो किसी का ये था, वो मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन किसी और ने पूछा है, गॉल ब्लैडर स्टोन का क्या ट्रीटमेंट है। तो मैं आपको एक चीज़ बात बता दूं, जिसने भी ये सवाल पूछा हुआ था, हमारे आयुर्वेद में एलोपैथिक तरह इलाज नहीं होता है कि बुखार हुआ तो पैरास्टामोल दे दो, ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक दे दो या इस तरीके से कर दो। हमारे आयुर्वेद में ट्रीटमेंट इस तरीके से होता ही नहीं है। हमें एक तो बीमारी का रूट कॉज पता करना पड़ता है। जैसे डार्क सर्कल्स मैंने पिछली बार सब कुछ बता दिया था, तब पर भी आपको लेप का था तो मैंने कहा ठीक है इस तरह के लेप आप अप्लाई कर सकते हो, सो मैंने बताया। तो गॉल ब्लैडर के केस में भी नॉर्मली तो हमें पूरी केस टेकिंग करनी पड़ती है, समझना पड़ता है कि सेतु की वजह से, तो सेतु को हटाना पड़ता है। और साथ में अगर सिंपल वर्ड में कहूँ, मैं आयुर्वेद के स्कॉलर है तो आप ये समझ लो गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा करनी पड़ती है। अब जैसे मेरे पास अभी एक पेशेंट है, उनकी जब मैंने केस टेकिंग करी, हालांकि शी इज़ लेबर क्लास पेशेंट एंड नॉन वेजिटेरियन है बिकॉज शी इज़ अ मुस्लिम पेशेंट। तो वहाँ पर मैंने जब उनसे बात करी तो ये चीज़ पता चलता है कि उनको 4-4, 5-5 दिन पर मोशन होते थे। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं आपका ये करूँगी, पहले हमें मोशन ठीक कराना है। तो जो मेन वजह है, पहले कब्ज तो है, पहले अंदर की चीज़ें निकले। वैसे भी बहुत पुराना कब्ज जिसके अंदर होता है तो अंदर गर्मी से वैसे ही बन जाएगा। तो वहाँ पर हमें कब्ज भी मतलब शमन करना पड़ेगा, वो चिकित्सा करनी पड़ेगी। और साथ में पित्त शामक भी चिकित्सा करनी पड़ेगी। साथ में हो सकता है कि कुछ नेचुरल चीज़ें देनी पड़ेंगी, मतलब नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी। थेरेपीज तो मैं वो थेरेपीज़ वगैरह भी देना पसंद करती हूँ। और पूरा है, जैसे कुछ लोग का अपना है कि वासारिस्ट, महामंजिष्ठारिस्ट, कंकासा वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह की बहुत सारी हैं दवाएँ, उसमें बहुत है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि पुरुषम विच्छम है, या डिपेंड ऑन द कंडीशन की पेशेंट को क्या ऐसी किस वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ है, उस गॉल ब्लैडर स्टोन की क्या साइज़ है, तो ये सब सारी चीज़ें, उसकी प्रकृति क्या है, सब चीज़ें देख कर निर्धारित करने के बाद में तो चिकित्सा की जाती है। हमारे आयुर्वेद की चिकित्सा ये नहीं होती है ये बीमारी हो गई तो ये ट्रीटमेंट कर लीजिए, जैसे डार्क सर्कल्स हो गया तो ये दवा ले लो, नहीं। वहाँ पर भी हम पेशेंट को बैठाते हैं, एक चीज़ पूछते हैं, वजह पूछते हैं, सिंपल सी बात है, और फिर उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है, चिकित्सा किया जाता है, तब रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी, पेशेंट की डिटेल या तो केस शीट जो है आप शेयर करिए। नंबर मैंने हमेशा आप लोगों से शेयर किया है, दैट इज़ 99888999 ये भी व्हाट्सअप पर है, एंड 9041122299 ये नंबर भी मेरा व्हाट्सअप पर है। तो जिसका भी ये क्वेरी थी, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर रजिस्ट्रेशन डाल दूँगी, तो आप अपनी क्वेरी को प्रॉपर डाल सकते हैं या अपना मेरे को टेक्स्ट करिएगा तो मैं बात करूँगी पेशेंट से, उसके बाद हम बता सकते हैं कि क्या है। ठीक है, ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होता है कि ये बीमारी हो गई इसकी इलाज बताइए, प्लीज़ अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। अगर आयुर्वेद के स्कॉलर हैं तो आपको पता है पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हेतु निकालना पड़ेगा। एलोपैथी के माइंडसेट से या एलोपैथी के तरीके से हमारे आयुर्वेद में ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात, जो मेरा मतलब यूट्यूब का चैनल है, दैट इज़ दीर्घायु आरोग्य केंद्र बाय वैद्य शशि तिवारी, मैंने आप लोग से हमेशा रिक्वेस्ट करी है, आप लोग से बोला है कि प्लीज़ देखिए और उस पर कंटेंट को पूरा देखिए, और फिर कंटेंट में वाकई क्या चाहिए आपको। जैसे कुछ लोगों ने जब कमेंट किया ना कि मुझे ये चीज़, तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं वहाँ पर गॉल ब्लैडर के केस में ट्रीटमेंट इस वजह से नहीं बता रही हूँ कि पेशेंट की कंप्लीट केस हिस्ट्री नहीं है, केस शीट नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आपने एक चीज़ पूछी हुई है, अपने वजहों के साथ बताइए। जैसे मान लीजिए आपने डार्क सर्कल्स का किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो बताइए उस पेशेंट को क्या क्या और है तकलीफ, पाचनगत क्या विकृति है, तो वहाँ पर आपको और बेहतर गाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिए। और भी बहुत सारी बातें हैं। एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो एस्ट्रोलॉजी में आज की डेट में मैं, सरशन जी नमस्ते, हेलो, हाँ जी, रुणारिया सर नमस्ते, पालीवाल जी नमस्ते,
और एक सर है, उनका मुझे नाम नहीं मालूम, मैं उनको नन्हुआ चपरासी के नाम से जानती हूँ, फेसबुक पर उनका इस तरह का था, शायद उनके गुरु का नाम था प्रणाम सर। तो देखो मैं कोई बात करने वाली थी, हाँ एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे थे। एस्ट्रोलॉजी के केस में देखो जिसको भी है अपना बर्थ चार्ट डाल सकते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस के साथ डाल सकते हो। आप वहाँ पर इस तरीके से भी डाल सकते हो, पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन बर्निंग डिज़ायर के फॉर्म में, ओम प्रकाश जी नमस्ते, आपके दिमाग में जब आप आया तब उस वक्त डाल सकते हो। लेकिन उसको अगर आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस सही नहीं पता है तो जब आप क्वेश्चन डालते हो, प्रश्न कुंडली जो हम बनाते हैं उसके साथ शर्त होती है कि दैट शुड बी बर्निंग डिज़ायर। एस्ट्रोलॉजर को चेक करने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि जब कभी आप एस्ट्रोलॉजर को चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछते हो तो प्लेनेटरी कॉम्बो नहीं दिखाता। एस्ट्रोलॉजर का सिर्फ और सिर्फ टाइम खर्च होता है और कुछ नहीं। आपने मान लीजिए डाल दिया और मुझे देखना है, हालांकि ये सब चीज़ें सारी मैं पेड में लेती हूँ। एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी कंसल्टेशन होती है, आयुर्वेद की भी कंसल्टेशन पेड है, ऐसा नहीं है। बट अगर कोई मरीज गरीब होता है तो उसको फ्री कंसल्टेंसी में देती हूँ, जितने भी गरीब लोग होते हैं। पर मैं यही कहती हूँ कि गरीब भी हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको जो भी अमाउंट है फीस का देना चाहिए, है ना। जो भी अमाउंट मतलब जो आप दे सकते हो, जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली है। मैं ये नहीं कर रही कि मेरी जितनी फीस है उतनी मैं लेती हूँ, लेकिन आप वहाँ पर देंगे तो आप अच्छे से ठीक होंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी सर्विसेज आप अवेल करते हो, दैट इज़ वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होती हैं, ठीक है। तो पहली बात है, तो एस्ट्रोलॉजी के केस में इट विल टेक टाइम। चाहे प्रश्न कुंडली वो भी देखना होता है, चाहे आपकी नॉर्मल कुंडली होती है तो नॉर्मल कुंडली में भी आपकी सिर्फ लग्न कुंडली नहीं देखनी पड़ती, आपकी लग्न कुंडली होती है, आपका नवमांश देखना पड़ता है, साथ में आपका मतलब जो क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं वो देखना होता है। तो लग्न कुंडली देखा जाएगा, नवमांश देखा जाएगा, गोचर देखा जाएगा, ट्रांजिट वगैरह देखी जाएगी। इन सब सारी चीज़ों को देखने के बाद में ही आता है रिजल्ट। तो एटलीस्ट 2 से 3 कुंडलियाँ, कई बार 4-5 कुंडली भी देखनी पड़ती है, जैसे मतलब चाइल्ड बर्थ वगैरह का मामला होता है, कंसेप्शन का मामला होता है, तो उस वक्त हम लोग चंद्र कुंडली भी देखते हैं कि चंद्र कुंडली क्या करिएगा, आपकी लग्न कुंडली क्या करिए, नवमांश में क्या कंडीशंस है। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ हर जगह होती है, एस्ट्रोलॉजर लोग भी जो जुड़े हैं तो उनको अच्छी तरीके से पता है कि दशाएं जरूर देखनी पड़ती हैं। क्योंकि जैसे मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगी, मैं नाम नहीं शेयर करूँगी, एक बच्चे की कुंडली मैंने देखी, उस कुंडली का बड़ा अच्छा कॉम्बो था, आप लोग से भी शेयर कर देती हूँ कि राहु उसके 6th हाउस में था और 10th हाउस में जुपिटर था। और ये कॉम्बो बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि वहाँ पर सिर्फ ये होता है कि राहु 6th हाउस में होना चाहिए, अच्छा राहु होना चाहिए। और जो भी केंद्र के स्थान है जो 1, 4, 7, 10 हैं, उसमें अगर जुपिटर प्लेस्ड होता है तो ये अष्ट महालक्ष्मी योग बनाता है। मतलब दुनिया भर के जितने ऐश्वर्य होते हैं वो सारे ऐश्वर्य आते हैं। अब प्रॉब्लम की बात है कि उस बंदे की कुंडली में ये योग का जो टाइम दशा है वो 86 ईयर्स की एज में आ रहा है। तो मैं सही से सोचूंगा, अगर मान लो बंदा सर्वाइव हो जाता है, हालांकि आज की डेट में इस तरह की लाइफ स्पैन बहुत रेयर होती है, कोई 90-100 साल जिए, अगर आ भी जाता है तो 86 की ईयर में बहुत सारे ऐश्वर्य ज़िंदगी कैसे हैं जिसका इंसान भोग ही नहीं कर सकता। तो जो दशा भी है, मतलब जो योग भी है, वो योग कह लो कि एक तरीके से न फलित के बराबर हो गया। तो दशाओं का आना और दशाओं का सही समय पर आना एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, इस बात का हमेशा ख्याल रखिए, ठीक है। तो दशा आनी चाहिए और दशा सही समय पर आनी चाहिए। अब मान लो यंग एज में शुक्र की दशा आनी चाहिए, ओल्ड एज में शुक्र की दशा आ रही तो अच्छी उतनी बढ़िया नहीं रह जाती है। जो भी इस तरीके से शुक्र क्या कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपके जो राजयोग के भी हैं, उनकी भी टाइमिंग होती है। कई सारे लोग के राजयोग के आते हैं बट उनके राजयोग बहुत ओल्ड एज में आते हैं। जैसे इसी बच्चे की जब मैंने कुंडली देखी 86 ईयर्स की एज में वो अष्ट महालक्ष्मी का योग आ रहा था। एंड ये योग निर्माण होता सोचो राहु की वजह से होता है, जिस राहु को हम लोग बहुत गलत कहते हैं। राहु बिल्कुल गलत नहीं होता, राहु का मतलब आपकी सोच होता है, केतु का मतलब नीयत होता है। तो आपकी सोच, आपकी नीयत कैसी है, हाँ उस सोच या नीयत को अच्छा करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, इसके लिए आप अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हो। और मैं हमेशा बोलती हूँ आज की डेट में, जैसे आयुर्वेद के केस में मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ अपने चिकित्सक के पास में जाइए। उसी तरीके से मैं एस्ट्रोलॉजी के केस में भी बोलती हूँ कि प्लीज़ अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो आपको बहुत बेहतर गाइड करेगा। किसी पर जगह पर देख लिया ये उपाय है, कहीं पर ये उपाय है, कहीं पर वो उपाय है, इस तरीके से देख करके नहीं करिए, क्योंकि आपका एस्ट्रोलॉजर आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत सही बताता है जो आपकी कुंडली के हिसाब से होता है। क्योंकि आप अपनी कुंडली की जो कोडिंग डिकोडिंग कर रहे होते ना, 1 या 2 चीज़ों के हिसाब से कर रहे थे, 1 या 2 चीज़ों के हिसाब से नहीं। आपके जो 9 ग्रह हैं, जो आपके 12 ग्रह हैं और जो आपकी दशा अंतर दशा है, आपका एस्ट्रोलॉजर आपको उस हिसाब से गाइड करता है। क्योंकि किस दशा में हमें कैसे रिएक्ट करना है, किस दशा में हमें कैसे रहना है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर हम दशाओं के हिसाब से चलते हैं, आगे स्पीड ब्रेकर है और गाड़ी अगर 100 की स्पीड पर जा रही है तो गाड़ी का क्या हाल होगा, गाड़ी तो बर्बाद हो जानी है ना भाई।
अगर स्पीड ब्रेकर आने वाला है तो हमें पक्का सी बात है, अगर हम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, अपनी गाड़ी की सेफ्टी चाहते हैं, तो हमें अपनी स्पीड को लो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है। और भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है तो हमें अपनी स्पीड को, जैसे ड्राइव करते हो आप तो अपना ख्याल रखना पड़ता है ना, ऐसे ही आपकी ज़िंदगी का भी होता है। मैं कहती थी हमेशा शुरू से कि ये आपकी ज़िंदगी जो होती है एक मतलब रोड पर ड्राइवर के समान होती है, कि मतलब जैसे ड्राइव करता रहता है इंसान, कई बार सिर्फ गलतियाँ आपकी वजह से नहीं होती, सामने वाला भी लाकर आपको गाड़ी को ठोक सकता है। तो मतलब वो दशाएं अंतर दशाएं इस तरीके से होती हैं। तो वहाँ पर आपका एस्ट्रोलॉजर गाइड करता है कि आपका इस वक्त माइंड सेट क्या होना चाहिए, आपकी मेंटालिटी क्या होना चाहिए, आपका ज़िंदगी के प्रति नज़रिया क्या होना चाहिए। क्योंकि जब नज़रिया बदलते हैं ना तो चीज़ों को देखने का तरीका जब बदलता है तो इंटेंसिटी बदल जाती है। उसी चीज़ को हम एक अलग एंगल से समझ सकते हैं। या कुछ लोग की बड़ी अच्छी सोच होती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जब हम इस चीज़ को समझते हैं तो ज़िंदगी हमें अच्छी नज़र आती है। वरना हम सोचेंगे ना कि पता नहीं ये गलत हो गया या वो गलत हो गया, तो ज़िंदगी वाकई गलत और बहुत ही पता नहीं कि झेलना मुश्किल हो जाता है, ज़िंदगी को बिताना मुश्किल होता है। तो ज़िंदगी को अगर आप अच्छे से जीना चाहते हैं, एक स्वस्थ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, एक हेल्दी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो हमेशा मतलब अच्छी चीज़ों को फॉलो करिए, अच्छे लोगों को सुनिए, अपने दिल की सुनिए। और अगर आप बीमार हैं तो प्लीज़ अपने चिकित्सक के पास जाइए, सेल्फ मेडिकेशंस मत करिए। ऐसे उपाय वगैरह जहाँ पर भी करने की बारी आती है तो वहाँ पर भी अपने एस्ट्रोलॉजर के पास में जाइए, उनसे सलाह लीजिए, वो आपको जो गाइड करते हैं वो चीज़ करिए। आपका कोई एस्ट्रोलॉजर आपको गलत सलाह नहीं देता। हाँ, कोई लोग महंगा सलाह देते हैं, कोई लोग सस्ते सलाह देते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि उनका क्या है। हर इंसान का अपना अपना सोचना होता है। जैसे मैं तो कर्मा अलाइनमेंट पर बिलीव करती हूँ, तो मैं आपको ये बताती हूँ आप किस चीज़ के लिए बने, आप कैसे कर सकते हैं, है ना। चलो मार्स राहु से एक चीज़ और बता देती हूँ। अगर मान लो किसी का 6th हाउस में मार्स है और राहु है और दोनों अच्छी कंडीशन में है, तो ऐसे इंसान तो कई बार अपने शत्रुओं पर काफ़ी हावी रहेगा। और राहु की वजह से क्या करेगा, साम दान दंड भेद हर चीज़ इस्तेमाल करेगा जीतने के लिए और नॉर्मली जीत जाएगा, अगर बली राहु है, पीड़ित नहीं। और उसी तरह से मंगल है तो मंगल जी दंगल करते हैं, तो अपने दुश्मनों को मारने का भी दमखम रखेगा, मतलब फिजिकली मारता है। ठीक है। तो अपने दुश्मनों को बहुत बार मारने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छे मंगल की एक बहुत बढ़िया निशानी होती है कि मीठा बोलिए। आपके दुश्मनों के लिए आपका वही बहुत बड़ी चीज़ होता है। कई बार होता है ना कि हमको हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे मीठे बोलने से भी हमारे बहुत सारे दुश्मन मर जाते हैं। तो इन चीज़ों को अप्लाई करिए। ऐसे राहु के भी अच्छी स्ट्रेटजीज को अप्लाई करिए, क्योंकि देखो 6th हाउस का राहु तो आपको बता ही दिया ना कि भाई सामदान दंड भेद इस्तेमाल करके जीत ही जाओगे, तो पक्का सी बात है जीत जाओगे, कि काहे को पंगा लेना है। ऐसे 6th हाउस में सन होता तो आपको मालूम है कि जितने ज़्यादा दुश्मन होंगे आपकी उतनी नेम एंड फेम होगी। तो बेवजह पंगे मत लो, जितना लोगों के लिए हेल्प कर सकते हो वो करो। 6th हाउस का सन है ना, तो सन का होता है किंग। तो किंग का मतलब क्या होता है कि राजा क्या होता है, प्रजा का पोषण करता है। तो आप लोगों का ख्याल रखिए, आप ये चीज़ करिए। ऐसे आप मतलब मंगल है तो लोगों को मारने पीटने वाले तरीके से मत करिए। जहाँ पर किसी और के लिए लड़ने की ज़रूरत है, एक सैनिक बनिए, लोगों की हेल्प उस तरीके से करिए। आपका मंगल वो आपको ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट देगा। ऐसे दूसरों को जिताना है तो आप उनके लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि कई बार होता है ना जब कोई भी इंसान परेशान होता है तो उसकी बुद्धि तो काम नहीं करती, तो किसी और से बुद्धि उधार लेता है। तो उनके लिए अप्लाई करिए अपने कॉमन सेंस को। परमात्मा ने आपको अगर अच्छी बुद्धि दे रखी है तो अप्लाई योर वेल फॉर अदर्स ऑल्सो, है ना। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नेक्स्ट सेशन में आपको लुईस कोनी की बुक के बारे में बताऊँगी, मतलब डिसीज़ अपनी खुद सेल्फ कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, और भी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो दिमाग में आएगा। या आप लोग की कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे फेसबुक पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो सभी को थैंक यू जो लोग भी मेरा सेशन देख रहे थे।